हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी जी के लफ्जों में कहूँ तो, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वरसात बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस गए थे, तब रंगीन वचन से चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी गुलामी, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी। फिर 62 में जब उन के लोगों में जब अपने सुहाग गवा देने वाली औरत घर के हालात को यूं हो जाया करते थे कि प्यार में भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे के लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं जिसमें कहीं गई गोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती थी उन दुश्मनों से लड़ने के लिए, और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े की चाहत से, पुत्र मेरा न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। ऐसे वाले हालात इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज हमारा देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से कर रहा है ना, तो यही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना सच्ची देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है जनाब, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रह जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरा है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करार उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के समाज का वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा
अपने 4 बाई 4 इंच के छोटे से स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों की घर्षण मात्रा से अपने भावनाओं का इमोजी भेज रहा होता है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि आज भी हमारा देश महिला सुरक्षा के मामले में सबसे नीचे आता है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के लिए इतने ही उत्सुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, क्योंकि यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी भी मुझे अपने समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान भी पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है और ना ही मुसलमान की जरूरत है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मेरे समाज में एक शैक्षिक बीमारी भी नजर आती है और बड़ी ही आश्चर्य की बात यह है कि जिस देश ने पूरे विश्व को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में भी हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान मौजूद है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी के जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण यह है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था केवल 2 तरह के लोगों से चलती है। एक वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इस तरह के कई सारे गजब की बीमारियां मौजूद हैं हमारे समाज में, क्योंकि जो जड़ है ना वो है हमारी अंधविश्वास। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शिष्य निभाया है, तो क्यों अंधविश्वास के आस्था के नाम पर हम लोगों ने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार ही नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन करने के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाल्या, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान मूल्य के आंकड़ों में जिन्न सिन्न तैपन्य में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर हमें ठोकर पत्थरों से लगा करती है, पहाड़ों से नहीं। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो आज मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान ही रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तानी क्यों भाई, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।